हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 6 के चैप्टर नंबर 2, जहां पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया है। आज का क्लास कंटिन्यू क्लास रहेगा। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की मीनिंग को। ये क्या है? एक तरह का लगातार चलने वाली प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूस फ्लो है, जिसके अंदर हम तीन चीज़ों का फ्लो लगातार एक सर्कुलर ऑर्डर में देखते हैं। लगातार जो चीज़ें होती हैं उसमें सबसे पहली एक्टिविटी प्रोडक्शन की है। उत्पादन की प्रक्रिया से जनरेट होता है इनकम, इनकम के प्रोसेस से जनरेट होता है एक्सपेंडिचर, और फर्दर एक्सपेंडिचर का जो प्रोसेस है वो लीड करता है प्रोडक्शन एक्टिविटी को। इस तरह से कॉन्टिन्यूस मैनर में चलने वाली प्रक्रिया को ही हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं। अब अगर हम इसी सर्कुलर फ्लो की बात कर रहे हैं तो इस सर्कुलर फ्लो में हम दो तरह का फ्लो देख पाते हैं। जो चीज़ें एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फ्लो कर रही हैं, उसमें हम दो तरह की प्रवाह को देख पाते हैं। एक मनी फ्लो, आप देख रहे हैं इनकम, एक्सपेंडिचर, मनी फ्लो इन टर्म्स ऑफ मनी, जो वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर फ्लो कर रहा है, जा रहा है, उसको मनी फ्लो बोलेंगे। एंड सेकंड जो फ्लो है वो आपका कहलाता है रियल फ्लो। ठीक है, अब हम लोगों को जानना है कि रियल फ्लो किसे बोलेंगे और मनी फ्लो किसे बोलेंगे। तो मनी फ्लो सिंपल, जो मैंने बताया, मनी के फॉर्म में जो इनकम के फॉर्म में जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जा रहा है, उसको ही हम मनी फ्लो के नाम से जानते हैं। इन द फॉर्म ऑफ इनकम, ठीक है, फ्लो ऑफ इनकम, पैसों के रूप में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जब चीज़ें मूव कर रही है तो दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। नाउ व्हाट इज द रियल फ्लो? तो रियल फ्लो के अंदर हम देखते हैं एक्सेप्ट मनी, मतलब पैसों के अलावा, एक्सेप्ट मनी या एक्सेप्ट इनकम, बाकी की जो चीज़ें एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फ्लो कर रही हैं उनको हम कहेंगे यहाँ पर रियल फ्लो। जैसे कि किस चीज़ का फ्लो होता है? तो जब हम देखते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में वस्तु और सेवाओं का भी लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, तो जो भी फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में हो रहा है उन्हीं को हम रियल फ्लो कहते हैं, और जो मनी के फॉर्म में होता है उसे हम मनी फ्लो कहते हैं। रियल फ्लो की बात करेंगे तो रियल फ्लो में कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अगर हम रियल फ्लो के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, अगर हम रियल फ्लो के कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज की बात हम कर रहे हैं, तो वस्तु और सेवा, अगर बेसिक से कॉन्सेप्ट दो सेक्टर को लेकर चला जाए तो इट इंक्लूड्स सो मेनी फैक्टर्स लाइक, अगर हम टू सेक्टर मॉडल की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो टू सेक्टर मॉडल में बात समझे जाए, सेक्टर मॉडल में देखा जाए तो रियल फ्लो और मनी फ्लो के कॉन्सेप्ट को हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक सेक्टर हो गया आपका हाउस होल्ड और दूसरा सेक्टर हो गया आपका फर्म। हाउस होल्ड और दूसरा सेक्टर है फर्म्स। तो इकोनॉमी के जो चार मुख्य क्षेत्र हैं उनमें से हम दो क्षेत्र की यहाँ पर चर्चा करते हुए रियल फ्लो और मनी फ्लो को जानते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर से निकलकर फर्म्स में पहुँचते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन के जितने भी साधन हैं, जिसमें आ जाएगा आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इस तरह के जितने भी फैक्टर्स जो हाउस होल्ड से निकल करके पहुंचते हैं फर्म्स में, जहां उत्पादन की प्रक्रिया पूरी की जाती है, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे रियल फ्लो में। तो रियल फ्लो के अंदर पहला जो कंपोनेंट आया वो होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, जो हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ पहुंचते हैं, पहला कंपोनेंट रियल फ्लो का। और फर्म्स में गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म्स में बन रहे हैं वो पहुंचता है
हाउस होल्ड में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा हाउस होल्ड में रहने वाले लोगों के द्वारा, तो वो फर्म से बन करके पहुंचता है हाउस होल्ड में, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये दोनों जो हो गए आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम्पल में कहलाएंगे रियल फ्लो के। इन्हीं को हम रियल फ्लो के नाम से जानेंगे। अब बात करते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो के अंदर क्या क्या चीज़ों का फ्लो होता है, तो पहले ही डिस्कस किया हमने कि यहाँ पर हम फ्लो ऑफ इनकम की बातें करते हैं, आय का जो इन टर्म्स ऑफ मनी का जो फ्लो देखने को मिलता है। तो मनी के फ्लो के तौर पर हाउस होल्ड से जब फैक्टर्स जाते हैं फर्म्स में, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब हाउस होल्ड से फर्म्स में जाते हैं तो फिर फर्म्स क्या करता है कि उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के काम के बदले में उनको देता है पेमेंट, ठीक है, जिसको कहते हैं फैक्टर पेमेंट। फर्म से हाउस होल्ड में गया फैक्टर पेमेंट, जैसे लैंड का मिला रेंट, लेबर को मिला वेज, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, इस तरह से एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये सारे जो हैं ये कहलाते हैं आपके फैक्टर पेमेंट। और चूंकि पेमेंट है ये इन टर्म्स ऑफ मनी किया जाएगा, तो फैक्टर पेमेंट आपका कॉन्सेप्ट में आता है मनी फ्लो के। तो मनी फ्लो का पहला क्या हो जाएगा कंपोनेंट, अगर हम देखें तो पहला कंपोनेंट होगा फैक्टर्स पेमेंट, जो कि फर्म से हाउस होल्ड की तरफ मूव करता है। वहीं दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचते हैं हाउस होल्ड में, यानी कि जो लोग घरों में हैं, जो वस्तु और सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब वो फर्म से चीज़ों को खरीदते हैं तो इसके बदले में वो फर्म्स को उन वस्तु और सेवाओं का जो पैसा है, मतलब उनकी जो कीमत है, जो दाम है, वो देते हैं, विच इज़ कॉल्ड पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी कीमत है वो हाउस होल्ड ने फर्म्स को चुकाया। तो जब पैसे चुकाए, दाम चुकाया वस्तुओं का, तो वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी हुआ। तो हमारा सेकंड कंपोनेंट मनी फ्लो का हो जाएगा पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरह से रियल फ्लो और मनी फ्लो के कॉन्सेप्ट की बात करें तो दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, दो कंपोनेंट हम लोगों ने देखा, और कैसे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में और दूसरे से पहले सेक्टर में ये जो फ्लो है ये लगातार चला जाता है, और इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं। तो हम बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ही डिस्कस कर रहे हैं। अब हम उसी के डिस्कशन में थोड़ा डिटेल फॉर्म में जा रहे हैं। अब रियल फ्लो और मनी फ्लो जो है उसके कॉन्सेप्ट को फिनिश करते हुए चलते हैं इकोनॉमी के सेक्टर्स पर, और अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह से रियल फ्लो और मनी फ्लो कॉन्टीन्यूअस मैनर में चलता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम लगातार होता है, इसको भी आइए समझते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर मेन कितने सेक्टर्स होते हैं। चूँकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हैं, इसलिए आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ना बोलकर इकोनॉमी के सेक्टर्स को जानेंगे। और चूँकि हम ऑलरेडी चैप्टर यूनिट फिनिश कर चुके हैं, तो होपफुली आपको यूनिट के इकोनॉमी के सेक्टर्स का पता हो भी। तो अगर हम इकोनॉमी के सेक्टर्स की बात कर रहे हैं जिसके बीच में हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बातें करते हैं, तो किसी भी अर्थव्यवस्था के मुख्य 4 सेक्टर्स होते हैं, 4 मेन सेक्टर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर, जिससे फैक्टर सर्विसेज आते हैं, निकलते हैं, और इसी सेक्टर के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन किया जाता है। दूसरा मुख्य क्षेत्र है फर्म्स, जिसके द्वारा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर ही प्रोडक्शन की सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी होती है, और फर्म्स के द्वारा ही गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है।
फर्म्स में ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, काम करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी को पूरा करते हैं। तीसरा क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर हर तरह के काम में कंट्रीब्यूट करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप देखेंगे प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है, इसलिए सेवाओं का उत्पादन होता है। इसलिए यहाँ पर भी हाउस होल्ड से आप देखेंगे आगे हमारे टॉपिक में कि यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज आते हैं और यहाँ पर भी फर्म्स के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे जाते हैं। और चौथा हमारा सेक्टर है फॉरेन सेक्टर, विदेशी क्षेत्र, जहाँ पर भी वस्तु और सेवाओं का निर्माण होता है और वहाँ पर फैक्टर सर्विसेज यूज़ किए जाते हैं जिससे पेमेंट आता है और कई तरह की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो चलें शुरू करेंगे। ये मुख्य 4 क्षेत्र हैं, हम दो दो करके बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम 2 सेक्टर मॉडल की, जहाँ पर 2 क्षेत्र के बीच में किस तरह से इनकम का फ्लो होता है, हम उससे डिस्कस करते हैं फटाफट से। टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, 2 क्षेत्र में सबसे पहला क्षेत्र हाउस होल्ड, घरेलू क्षेत्र, और दूसरा फर्म्स। तो हाउस होल्ड एंड फर्म्स, देयर आर 2 मेन सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, और इन दोनों ही सेक्टर में इनकम का जो फ्लो है वो स्मूथ और कॉन्टीन्यूअस मैनर में होता चला जाता है। हाउस होल्ड सबसे पहले फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं फैक्टर सर्विसेज, जिसमें आते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। मेन 4 हैं, इसलिए हम यहाँ पर 4 को लेकर चल रहे हैं। अब जो फैक्टर सर्विसेज फर्म्स में पहुँचते हैं उनका इस्तेमाल करके फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, और जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज वापस से हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा खरीदे जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो फैक्टर सर्विसेज से बना वस्तु और सेवा फर्म्स में, और वो बन करके पहुंचा है हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दिए थे फर्म्स को, तो उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म्स जो है उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म्स हाउस होल्ड को देते हैं पैसा, विच इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। ठीक है, चूंकि काम करने के लिए लोग गए हुए हैं फर्म्स में, वहाँ काम हो रहा है, तो लैंड को उनके काम के बदले में मिल रहा है रेंट, लेबर को मिल रहा है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर रखते हैं प्रॉफिट। तो जो भी काम के बदले में मिलने वाला रिवॉर्ड है वो फर्म से पहुंचता है हाउस होल्ड में। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आया तो इन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से खरीदे थे उसके बदले में वो करते हैं पेमेंट, किसको? फर्म्स को। तो गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में नहीं खरीदे जा रहे हैं हाउस होल्ड के द्वारा, उन गुड्स एंड सर्विसेज का जो पेमेंट है वो हाउस होल्ड से पहुंचता है फर्म्स को। इस तरह से ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से होते हैं संबंधित, और एक दूसरे सेक्टर में इनका जो फ्लो ऑफ इनकम है वो लगातार बना रहता है। मनी के फॉर्म में जो भी फ्लो हो रहा है वो मनी फ्लो है, और मनी के अलावा जो गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज के बदले में और फैक्टर सर्विसेज के तौर पर जो चीज़ों का फ्लो चल रहा है फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, वो कहलाएगा हमारा यहाँ पर रियल फ्लो। अब ये 2 सेक्टर मॉडल यहाँ पर हो गया है हमारा फिनिश। चलते हैं आगे, और अब आगे बात करते हैं 3 सेक्टर मॉडल के बारे में। 2 सेक्टर हमारा यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। 3 सेक्टर मॉडल में हमारे पास हो जाते हैं, एक और सेक्टर हम इंक्लूड करेंगे,
ये दो सेक्टर तो ऑलरेडी रहेंगे ही, फर्म्स एंड हाउस होल्ड। और तीसरा जो क्षेत्र जुड़ेगा वो है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर है, सरकारी क्षेत्र। और जब तीन सेक्टर हैं इकोनॉमी में, तो तीनों सेक्टर के बीच में भी संबंध और तीनों ही सेक्टर के बीच में इनकम का जो फ्लो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये दोनों सेक्टर का जो फ्लो ऑफ इनकम है वो तो हमने देखा, हाउस होल्ड से फर्म्स तक पहुंचते हैं, हाउस होल्ड से फर्म्स तक पहुंचते हैं, फैक्टर सर्विसेज, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड को मिलता है फैक्टर पेमेंट, काम करने के लिए लोग गए, लौटे पैसे लेकर। फर्म्स में गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज के बदले में, फैक्टर सर्विसेज की मदद से फर्म्स में प्रोड्यूस हुआ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि फर्म से हाउस होल्ड के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। और जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड ने फर्म से खरीदे हैं उसके बदले में वो करेंगे पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, किसको? फर्म्स को। तो वस्तु और सेवाओं की खरीद और बिक्री हुई फर्म्स से हाउस होल्ड के बीच में, और फिर हाउस होल्ड ने उसके बदले में पेमेंट भेजा फर्म्स को। अब बात करें तीसरे सेक्टर के बारे में, जो कि है गवर्नमेंट सेक्टर। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो भी क्या करते हैं, तो फर्म्स से अगर हम रिलेशन की बात करते हैं, पहले इधर देखो, हाउस होल्ड के पास जो चीज़ है वो वही देते हैं गवर्नमेंट सेक्टर को। क्या है हाउस होल्ड के पास? तो जितने भी फैक्टर सर्विसेज हैं, काम करने वाले लोग, वो हाउस होल्ड से पहुंचता है गवर्नमेंट सेक्टर में। काम करने के लिए हाउस होल्ड से ही सरकारी क्षेत्र में लोग पहुंचते हैं। अब काम करने के लिए लोग आए हैं तो उसके बदले में जब वो वापस जाएंगे तो उनको मिलेगा फैक्टर पेमेंट, यानी कि पैसा। अब जब पैसा हाउस होल्ड में आया है तो सरकार क्या करती है, हाउस होल्ड सेक्टर से वसूल करते हैं टैक्सेस। हाउस होल्ड सेक्टर से टैक्सेस भी वसूल किए जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा। इस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर और हाउस होल्ड जो है वो रिलेटेड है। अच्छा, क्या सरकारी क्षेत्र सिर्फ टैक्सेस का वसूली करते हैं फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर? नहीं, टैक्सेस के रूप में जो पैसे लेती है सरकार, फिर उसके बदले में वो हाउस होल्ड सेक्टर को कई तरह से सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे सब्सिडीज़ हो गया, पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप्स हो गए। तो जो भी पेंशन है, सब्सिडीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, उन सबको अगर हम एक टर्म में बोलना चाहें तो उसे हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। तो ट्रांसफ़र पेमेंट गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ मूव करता है। इस तरह से सरकारी क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र एक दूसरे से होते हैं संबंधित। अब बात करते हैं फर्म्स की। तो फर्म्स के पास भी जो है, क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं फर्म्स। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचते हैं किसके पास? सरकार के पास। सरकार क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं फर्म्स से। अब जब उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा तो उसके बदले में वो भी करते हैं फर्म्स को पेमेंट। तो जो पेमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो फर्म से, गवर्नमेंट सेक्टर से फर्म्स के पास आता है। अब सरकार के पास जो पैसा, सरकार के द्वारा जो पैसा फर्म्स के पास आया, सरकार उन पर, फर्म्स के ऊपर लगाती है टैक्सेस और वसूल करते हैं वो टैक्सेस। तो फर्म्स ने पैसा रिसीव किया था पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में, और उसी पर लगाया हुआ टैक्स के रूप में उन्होंने पैसा गवर्नमेंट सेक्टर को वापस पे किया। अब सरकार जब टैक्सेस लेती है फर्म से तो उसके बदले में वो फर्म्स को देते हैं सब्सिडीज़। तो प्रोड्यूसर्स को सरकार की तरफ से भी मिलती है सब्सिडीज़। इस तरह से फर्म्स और गवर्नमेंट सेक्टर एक दूसरे से होते हैं रिलेटेड।
आप देख रहे हैं किस तरह से रिलेशन चल रहा है तीनों सेक्टर के बीच में। अगर हम इस 3 सेक्टर मॉडल या 2 सेक्टर मॉडल में एक और चीज़ को ऐड करें, एंड दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल सेक्टर विच इज़ कॉल्ड बैंकिंग सेक्टर ऑल्सो, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्दो ये इकोनॉमी का 5वां सेक्टर कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसको मनी मार्केट भी बोल सकते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम भी बोल सकते हैं, जिसका मुख्य काम क्या होता है। हाउस होल्ड के पास जब पैसा आता है ना, तो वो अपना पैसा बैंक्स में जाते हैं जमा करने, विच इज़ कॉल्ड सेविंग्स। और जब हाउस होल्ड्स को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो बैंक से उधार भी ले सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड बोरोविंग। ठीक है, इस तरह से हाउस होल्ड और फाइनेंशियल सेक्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फर्म्स के पास जब पैसा आता है एज अ पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर वो चाहे हाउस होल्ड सेक्टर से हो या गवर्नमेंट सेक्टर से हो, तो वो पैसा भी सेविंग के तौर पर बैंक में जमा कर सकते हैं। और फर्म्स को भी जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो फाइनेंशियल सेक्टर से उधार के रूप में पैसों को लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर और फर्म्स का भी रिलेशन सेविंग्स और बोरोविंग का ही है। सरकारी क्षेत्र भी संबंधित होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर से। सरकार के भी पैसे जो हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर्स में जमा होते हैं, और गवर्नमेंट को भी इन केस ऑफ नीड अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो भी बोरो करते हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर। इस तरह से 3 सेक्टर मॉडल में हम देख पाते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। ये हमारा 3 सेक्टर मॉडल हो गया। अब हम 4 सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिस्कस करते हुए इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ही टॉपिक को यहाँ पर कर लेंगे फिनिश। 3 सेक्टर मॉडल कंटिन्यू रहेगा। अब उसके साथ 4 सेक्टर के तौर पर जो भी हमारा फॉरेन सेक्टर है वो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम मूव कर गए हैं हमारे 4 सेक्टर मॉडल पर। एंड 4 सेक्टर मॉडल में हमारे वो 2 सेक्टर्स तो आएंगे ही आएंगे। सबसे पहला हाउस होल्ड, दूसरा हो जाएगा फर्म्स, तीसरा यहाँ पर मैं लिखूंगी गवर्नमेंट सेक्टर, और इन तीनों का रिलेशन तो हमने अभी अभी देखा। ठीक है, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट सेक्टर को जाता है फैक्टर सर्विसेज, उसके बदले में गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड को आता है पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, फर्म्स से गवर्नमेंट सेक्टर को आता है गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके बदले में गवर्नमेंट सेक्टर से फर्म्स को पहुंचता है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म्स सरकारी क्षेत्र को टैक्सेस भी देते हैं, उसके बदले में सरकारी क्षेत्र फर्म्स को सब्सिडीज दे रहे हैं। हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्सेस जाता है, और गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास पहुंचता है कई तरह का वन साइड पेमेंट, जिसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट भी कहते हैं। हाउस होल्ड से फर्म्स को जाता है फैक्टर सर्विसेज, उसके बदले में फर्म्स हाउस होल्ड को भेजते हैं पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, फर्म्स से हाउस होल्ड के पास पहुंचता है गुड्स एंड सर्विसेज, और उन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म्स के पास जाता है पेमेंट। ये तो हो गया हमारा रिवीजन। बीच में है फाइनेंशियल सेक्टर। चौथे सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4th सेक्टर जो है हमारा वो होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चौथा सेक्टर विच इज़ कॉल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और देखा जाए
कि इससे किस तरह से मनी का फ्लो और रियल फ्लो हमारे हर एक सेक्टर में होता चला जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, तो सबसे पहले हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का रिलेशन देखेंगे विद द फर्म्स। देखिए, फर्म से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास पहुंचता है अगेन फैक्टर सर्विसेज। लोग काम करने के लिए विदेशी क्षेत्र में भी चले जाते हैं, बड़े सारे लोग हैं जो विदेशों में जाके काम करते हैं। अब क्योंकि वो वहाँ जाके काम कर रहे हैं तो उसके बदले में जब वो वापस आते हैं तो वो लेकर आते हैं पैसा, तो पेमेंट आता है फैक्टर पेमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड की तरफ जाता है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड सेक्टर को भी कई तरह के ट्रांसफ़र पेमेंट्स मिलते हैं, जिसमें गिफ्ट्स आ सकता है, एड आ सकता है। तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ जाता है। अब बात करें अगर हम कि हाउस होल्ड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का तो रिलेशन हमने देखा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फर्म्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। तो फर्म्स में गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से विदेशों में गए तो वो कहलाता है एक्सपोर्ट। कई बार ऐसा होता है कि विदेशों से भी फर्म्स कई तरह के कैपिटल गुड्स को परचेज करते हैं टू प्रोड्यूस अनदर गुड विच इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। तो हम इम्पोर्ट करते हैं। अब एक्सपोर्ट के बदले में पेमेंट हमारे फर्म्स में सेक्टर में आता है, और इम्पोर्ट के बदले में पेमेंट हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को करते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप फर्म्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इतना ही है कि फर्म्स में आया पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट और फर्म्स से गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पेमेंट फॉर इंपोर्ट। अब बात करेंगे हम हमारे तीसरे सेक्टर की, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर से भी कई तरह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जुड़े हुए होते हैं। विदेशों में से जो पैसा सरकार की तरफ आता है, सरकारी क्षेत्र में आता है, विच इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट रिसीट्स। गवर्नमेंट भी कई तरह से पैसे प्राप्त करते हैं विदेशों से, और हमारे सरकारी क्षेत्र से भी विदेशों को पैसा जाता है, विच इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट पेमेंट, जिसमें बोरोविंग्स के लिए चुकाए गए इंटरेस्ट अमाउंट हो सकते हैं, रिसीट्स के तौर पर बोरोविंग्स हो सकता है। विदेशों से भी कई तरह के लोन लिए जाते हैं सरकारी क्षेत्र के द्वारा। मेनली हमारी सरकार अगर किसी दूसरे देश के सरकार से उधार लेती है तो वो भी हमारे पेमेंट रिसीट के तौर पर इंक्लूड होगा। अगर कोई लोन लिया गया है और उसका रीपेमेंट हुआ है तो वो पेमेंट में जाएगा, गवर्नमेंट पेमेंट में जाएगा। इस तरह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल द 3 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर रिलेटेड टू ईच अदर। एंड ये 4 सेक्टर में आप देखोगे कि इकोनॉमी में इनकम का जो फ्लो है वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। ये तो हो गई बात हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की इन द 4 सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। अब हम देखते हैं आखिरी टॉपिक ही कह सकते हैं आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, वो है कि इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में समटाइम्स देखने को मिलता है कि जो इनकम का फ्लो है वो कभी कभी बहुत तेज़ हो गया है, या कभी कभी आप देखोगे कि ये फ्लो ऑफ इनकम जो है ये स्लो हो गया है। तो इसके स्पीड पे स्लो और फास्ट होने की जो बात है उसको हम लीकेजेस और इंजेक्शंस के तौर पर जानते हैं। इंजेक्शन ऑफ इनकम, अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इनकम की मात्रा बढ़ गई तो उसको हम इंजेक्शंस बोलेंगे, और अगर इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इनकम का जो फ्लो है वो स्लो डाउन हो गया तो उसको हम लीकेजेस बुलाते हैं, लीकेजेस ऑफ इनकम भी कहते हैं। इस तरह से इनकम का इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंजेक्शंस एंड लीकेजेस के 2 मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या है ये दोनों कॉन्सेप्ट, इसको समझते हैं।
सबसे पहले हम इंजेक्शन की बात करते हैं। तो जो इंजेक्शंस है ये हमारे इनकम को, नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी को, या आप सिंपल कहें तो इकोनॉमी के अंदर इनकम के लेवल को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हमारे देश का जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो स्पीड हो जाता है, तो ये स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ता है, जिसमें सबसे पहला आ जाएगा आपका एक्सपोर्ट। अगर देश में एक्सपोर्ट हो रहा है तो उससे विदेशों से पेमेंट आता है, और जब विदेशी पैसा हमारे देश के अंदर आएगा तो उससे देश में मौजूदा जो लेवल ऑफ इनकम है वो बढ़ता है। उसी तरह से बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन कहलाता है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर किया गया है, या तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया गया है या फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो निवेश से देश में कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है, और कैपिटल फॉर्मेशन जितना ज़्यादा, इनकम का फ्लो भी उतना अधिक। एक्सपेंडिचर, खर्च, और इसमें हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से भी इकोनॉमी में इनकम के फ्लो को में तेज़ी देखी जा सकती है। आउटसोर्स होता है इकोनॉमी में इनकम का, और इस तरह से इकोनॉमी का जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो स्पीड अप होता है। तो वो सारे फैक्टर्स जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को और तेज़ करते हैं, उन्हें ही हम इंजेक्शंस ऑफ इनकम बुलाते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम लीकेजेस की बात कर रहे हैं तो लीकेजेस का मतलब हो गया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के प्रोसेस को जो स्लो डाउन कर दें, जो घटा दें। ये वो पैसा है, या वो ये लीकेजेस में हम उन सारे फैक्टर्स को लेंगे जो इकोनॉमी के अंदर इनकम के फ्लो को कम करते हैं। पैसा एक बार अगर फ्लो से बाहर चला गया है तो फिर वो वापस ऐड ऑन नहीं होता है। उन तमाम पैसों को हम लीकेजेस ऑफ इनकम में इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम लें तो वो है इम्पोर्ट। अगर हम इम्पोर्ट करते हैं तो जब आप चीज़ों को खरीदेंगे तो आपको पेमेंट करना होगा विदेशों को, और विदेशों को पेमेंट भेजने से पैसा जो है वो देश से बाहर निकल जाता है, और वापस से वो देश के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में रिटर्न बैक नहीं होता, जिससे कि हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं अगले फैक्टर की, तो सेविंग्स भी एक लीकेज ऑफ इनकम है, लीकेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, क्योंकि सेविंग के तौर पर जो पैसा जमा हुआ है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को इमीडिएट नहीं बढ़ा देता है, तो वो भी आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी तरह से टैक्स हो गया। अगर टैक्सेस के फॉर्म में पैसे, टैक्स है या किसी तरह का कोई फ़ी है, अगर इस तरह की चीज़ें जो है वो भी की जाती हैं, तो इससे भी देश के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कमी देखने को मिलती है, और ये सब हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्लो बनाने में हेल्प करते हैं। इस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिलता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स योगदान देते हैं उस फ्लो को बढ़ाने के लिए, कौन कौन से फैक्टर्स उसको घटाने में हेल्प करते हैं। इन्हीं के साथ हमारा ये जो टॉपिक है और ये जो चैप्टर है आज के क्लास में फिनिश होता है। अगले क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।